चलिए बात स्टार्ट करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। ठीक है, बाजार को परिभाषित कीजिए। क्या होता है बाजार? बाजार के मुख्य तत्व क्या क्या होते हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें ऐसे हैं जिससे मिलकर के बाजार बनता है और बाजार की क्या विशेषताएं होती हैं, इसकी बात करनी है। बाजार में एक ही वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है? अब यहाँ पर एक ही वस्तु लिखा हुआ है, एक वस्तु की कीमत पूछा सकता है, इन जनरल कैसे निर्धारित होती है इसकी बात की गई है। तो क्या क्या होता है देखो भाई, एक एक करके समझा देता हूँ, फिर देख लेते हैं हम लोग। बाजार क्या होता है? जहां पर आपका क्रेता है, विक्रेता है और उनके बीच में फ्री फ्री मतलब मुक्त व्यापार, मुक्त लेन देन हो सके, उसको बोलते हैं। जहां पर आपके बंधन है, बहुत सारे बैरियर्स हैं, है ना। बैरियर्स देखा ना, वो हडल रेस होती है, 100 मीटर की दौड़ करके लोग जाते हैं, 110 मीटर की होती है वो। तो उसमें बंधन जो होते हैं वो ना हो, क्या हो, मुक्त व्यापार हो सके। तो ऐसी कोई भी जगह है, जरूरी नहीं है आमने सामने क्रेता और विक्रेता मिले। ऑनलाइन भी बहुत सारे बाजार होते हैं, शेयर बाजार है, कोई शेयर खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, किसी को पता ही नहीं चलता किसने किससे खरीदे हैं, लेकिन लेन देन हो रहा है, तो वो भी बाजार हो गया। मुख्य तत्व क्या क्या है? क्रेता होना चाहिए, विक्रेता होना चाहिए, कोई वस्तु या सेवा होना चाहिए। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसी को रेगुलेट मतलब क्या होता है? नियंत्रित करने में, कि ये सारी चीजें सही से चल पाए, वैसी भी एक व्यवस्था होनी चाहिए जो आमतौर पर सरकार मुहैया कराती है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी, मोटा मोटा आपको बताते जा रहा हूँ जो एकदम इंपॉर्टेंट चीजें हैं। विशेषताएं क्या है? विशेषताएं ये है कि मुक्त होना चाहिए व्यापार, है ना। और जो कीमत होती है ना, उसमें मुक्त से क्या हो जाता है? मुक्त से ये हो जाता है, मान लीजिए एक चीज बोली जाती है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर उस तरह का सिस्टम बना हुआ है कि नहीं भाई, आपको दूसरे गांव में भले ही 10 रुपए का पार्ले जी का पैकेट मिल रहा हो, यहाँ पे तो 20 रुपए का ही देंगे और आपको यहीं से लेना पड़ेगा, तो फिर वो बाजार नहीं कहा जा सकता। क्या होता है? बाजार नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये बात जरूर है कि ये 10 रुपए वाला जहाँ पर बिस्किट मिल रहा है, अब ये पहाड़ पर गांव है, बहुत अंदर है, बहुत कठिनाई से यहाँ पर बिस्किट पहुंच पाता है, तो 10 की जगह यहाँ 12 रुपए का मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 2 रुपए ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पर अतिरिक्त खर्चा हो ही जाता है, और कोई भी व्यापारी अगर 12 रुपए से कम में बेच रहा है तो लाभ नहीं कमा पा रहा है, उचित लाभ, तो 12 रुपए माना जा सकता है। लेकिन आपने अगर ये कर दिया कि नहीं 20 रुपए का ही खरीदना होगा, तो फिर उसको हम लोग यहाँ पर बाजार की परिभाषा के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। एक रूपता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक रूपता, एक समानता हो, ऐसी जरूरी बात नहीं है। कुछ लोग समानता और एक रूपता में अंतर नहीं समझते हैं। एक रूपता का मतलब सिमिलर हो, एक जैसा हो, एग्जैक्टली एक जैसा हो, ऐसी कोई बात नहीं होती। ठीक, तो अब इसको देखते हैं कि आगे किस तरह से बात की जाती है। साधारण बोलचाल की भाषा में बाजार शब्द से अभिप्राय किसी ऐसे स्थान विशेष से है जहां किसी वस्तु या वस्तुओं के क्रेता व विक्रेता एकत्र होते हैं तथा वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। सीधी सी बात है ना, आम बोलचाल में तो यही होता है। अब अर्थशास्त्र में क्या कर देते हैं? बाजार शब्द से अभिप्राय उस समस्त क्षेत्र से है जहां तक किसी वस्तु के क्रेता व विक्रेता फैले होते हैं। ठीक, अच्छा, तथा उनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है जिसके कारण वस्तु के मूल्यों में एक रूपता की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, जैसे अभी हम लोग इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, और मान लीजिए इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने अपना पैकेज को सेल करना स्टार्ट किया। ठीक, हमारे इकोनॉमिक्स का जो भी पैकेज है उसमें हम लोग 2100 रुपए में करीब करीब 200 से ज्यादा वीडियोस देते हैं, जिसमें वेस्टी और समष्टि को पूरा कंप्लीट किया गया है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में अच्छे से। साथ ही आपको रिटन मटेरियल मिल जाता है जिसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। अब बोला जाए इसका मार्केट क्या है, तो इसका वो सारा मार्केट है जहां जहां पर भी लोग हिंदी माध्यम में कक्षा 11 और 12 की इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर हिंदी माध्यम से कक्षा 11 और 12 की इकोनॉमिक्स का काम आ रहा है उनके कंपटीशन एग्जाम्स में भी, तो वो सारे लोगों को मिलाकर के हमारा मार्केट बोला जा सकता है। ठीक, अच्छा, और उनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है, और भी लोग होंगे जो इस तरह का काम कर रहे होंगे, तो स्वतंत्र प्रतियोगिता से क्या हो जाएगी? जो प्राइसिंग है, जो कीमत है, उनमें एक रूपता रहेगी। ऐसा नहीं हो जाएगा कि कोई एक चीज 1 लाख रुपए की बेच रहा है और वही चीज बगल में 10 रुपए की मिल रही है। ऐसा इस तरह की चीजें नहीं होंगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का अंतर चलता है। क्यों अंतर क्यों चलता है? क्योंकि सारी वस्तुएं, सारी सेवाएं, सारा प्रोडक्ट एक जैसा नहीं होता। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में कैसे हुआ करता था, लेकिन आमतौर पर बाजार में एक ही जैसा नहीं होता, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, और इसी वजह से कीमत में थोड़ा परिवर्तन रहेगा। एक रूपता होगी, समानता होना आवश्यक नहीं है। मुख्य तत्व क्या क्या हो जाते हैं? कोई क्षेत्र है, ठीक, उस समस्त क्षेत्र से जिसमें क्रेता विक्रेता फैले रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई कानपुर में किसी की मिठाई की दुकान है, तो उसके आसपास का क्षेत्र जो हो गया वो उसका बाजार क्षेत्र आ गया। वस्तु होना चाहिए या सेवा होनी चाहिए? ठीक है, वस्तु का होना भी आवश्यक है, नॉट नेसेसरली वस्तु, यहाँ पे वस्तु अथवा सेवा होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक, अच्छा, प्रत्येक वस्तु का बाजार अलग अलग भी माना जाता है, जैसे कपड़ा बाजार है, नमक बाजार है, सराफा बाजार है, किराना बाजार है, घी बाजार है, ऐसे ही बोला जा सकता है। अर्थशास्त्र में बाजार की संख्या वस्तुओं के प्रकार तथा किस्मों पर निर्भर कर सकती है। सीधी सी बात है, अलग अलग तरह के बाजार से भी हम लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं कि
मेन कौन सी सर्विस या मेन कौन सी वस्तु का क्रय विक्रय हो रहा है। क्रेताओं और विक्रेताओं का होना, ये नहीं होंगे तो खरीदेगा बेचेगा कौन, है ना। और स्वतंत्र व पूर्ण प्रतियोगिता, स्वतंत्र का मतलब है कि अननेसेसरी बैरियर्स ना हो, क्या ना हो, बंधन ना हो। बाजार में क्रेता और विक्रेताओं में स्वतंत्र व पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए, जिससे कि वस्तु की कीमत में संपूर्ण बाजार में एक रूपता बनी रहे। एक रूपता की यहाँ पर बात है। अब कभी कभी कुछ लोगों ने, कुछ ऑथर्स ने, कुछ राइटर्स ने, कुछ अर्थशास्त्रियों ने एक कीमत की बात भी की है, जो वास्तव में पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर लिखा होता है। कभी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ जाए तो आप उसको सही मानकर चले आना, क्योंकि कुछ लोग इस तरह की बात भी करते हैं। एक कीमत हम तब मान सकते हैं जब कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ना हो, अलग अलग तरह का किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है नहीं। अब जबकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे नहीं होगी भाई, आप एक गांव से दूसरे गांव में सामान ले जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो होगी। लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि बाजार की एक आवश्यक विशेषता यह भी है कि बाजार में किसी वस्तु की एक समय में एक ही कीमत हो, है ना। कोई व्यापारी किसी वस्तु की एक ही समय भिन्न भिन्न कीमतें मांगता है तो क्रेता उससे माल नहीं खरीदेंगे, है ना। तो आमतौर पर ऐसा हो जाता है, लेकिन रियलिटी यह है कि थोड़ा बहुत कीमत में डिफरेंस चलता है, एक रूपता होती है, एक समानता नहीं होती है। फिर बाजार का पूर्ण ज्ञान, ये बात हमेशा ठीक नहीं है। ये बात ठीक तब होती है जब हम लोग पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की मुख्य रूप से बात कर रहे होते हैं। बाकी बाजारों में भी ऐसा हो जाता है। इसमें क्या होता है, मतलब वस्तु का एक ही मूल्य हो, इसके लिए क्रेता और विक्रेता दोनों को ही बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर मान लीजिए मुझे पता ही नहीं है कि मेरे बगल में 10 रुपए की जो चीज मिल रही है वास्तव में वो 2 रुपए की मिलती है, तो मुझे ज्ञान ही नहीं है पूरे बाजार का, तो मैं तो 10 रुपए में खरीदता रहूंगा और कोई 2 रुपए में भी खरीदता जाएगा, तो क्या एक जैसा प्राइस हुआ, नहीं हुआ। तो हमारा एक और एजम्पशन होता है जो बाजार की को ज्यादा आदर्श रूप में चलता रहने के लिए आवश्यक है, वो ये दोनों चीजें। इनको आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन जो मुख्य तत्व है वो यही है। एक क्षेत्र होना चाहिए, वस्तु अथवा सेवा हो, क्रेता और विक्रेता हो, और स्वतंत्र व पूर्ण प्रतियोगिता हो। आगे बात समझ में। अब इसी में इन विशेषताओं के आधार पर अगर आपको कोई डिफाइन करेगा तो ऐसे कर सकता है कि अर्थशास्त्र में बाजार का आशय किसी वस्तु के क्रेताओं एवं विक्रेताओं के ऐसे समूह से होता है जिनमें स्वतंत्र पूर्ण प्रतियोगिता हो तथा जिसके फलस्वरूप उस वस्तु की बाजार में एक ही कीमत हो। अब इस पे एक और बात समझिए, बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स के टीचर्स होते हैं जो अपनी एक तरह का इन्वायरमेंटल मानसिकता उनकी बन जाती है, साइकोलॉजी बन जाती है, जिसमें वो कुछ चीजों से ऊपर नहीं उठ पाते, जिसमें उनको उठ जाना चाहिए वास्तविकता को देखते हुए। और वो क्या होती है कि कई बार कुछ बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के नाम से परिभाषा आपको लिखनी होती है कि कोई भी है, जॉन मेनार्ड कीन्स के अनुसार, ठीक है, या फिर हमारे अर्थशास्त्र के जो जनक हुआ करते थे उनके अनुसार, किसी का भी आप रिकॉर्डो के अनुसार। तो ये सारी चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि होता क्या है, रियल लाइफ में वही मैटर करता है। किसने एग्जैक्टली क्या परिभाषा दी थी इसका महत्व नहीं होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग ये सारी चीजें देख करके खुश हो जाते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो। मैं व्यक्तिगत रूप से और जितनी चीज समझता हूँ उस हिसाब से इनका महत्व नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लिख करके आ जाओगे तो लोग उससे थोड़ा इंप्रेस हो जाते हैं, खासतौर से बोर्ड एग्जाम्स के टीचर्स। अच्छा, सीमांत आय और औसत आय से क्या आशय है। मैंने आपको सीमांत के बारे में बताया था कि इसमें कुछ ना कुछ आता है। देखिए यहाँ पर ही दो चीजें मिल गई, 2 बार मिल गया। अब सीमांत आय और औसत आय से क्या आशय है, इनमें संबंध को स्पष्ट कीजिए। भाई कुछ भी बहुत ही आसान है, क्या है, कोई भी आपने चीज की बिक्री की, आय की बात हो रही ना, आय कैसे होगी, आप कुछ बेचोगे तो आपने 1 बिक्री की, 2 बिक्री की, 3 बिक्री की, ऐसे करते करते आप 8 वस्तुओं को बेचा। अच्छा, प्रति इकाई कीमत कितनी है, पहले 17 रुपए थी, फिर 16 रुपए थी। ये आप अपने हिसाब से मान सकते हो। वस्तुओं की इकाइयां तो आप 1 से बढ़ाते हुए लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो लिखना जरूरी नहीं है, 5 तक से भी काम चला सकते हो। कितना टाइम बचता है उसको देखते हुए करिएगा ये सारी चीजें, ठीक। अच्छा, आप ऐसे टेबल बना देते हो ना, तो जो एग्जामिनर है वो क्या करता है, वो ये सारी चीजें देख करके एकदम से खुश हो जाता है कि हाँ बच्चा जो है समझदार है और हमें आसानी से दिखा पा रहा है कि उसको आता है। भाई एग्जामिनर आपसे मिला तो है नहीं, ना कभी मिलेगा, वो तो आपने जो कॉपी में लिखा है उसको देख करके मार्क्स देगा। तो उसके लिए आप ये आसान बना दो कि आपको चीजें आती हैं, समझ रहे हो ना। इसलिए आप जब टेबल वगैरह बनाते हो तो उसको अच्छा लगता है। तो देखो 17 है, 16 है, 15 है, 14 है, 13 है, 12 है, 11 है, यानी कि हो क्या रहा है, जैसे जैसे आप ज्यादा वस्तुएं बेच रहे हो वैसे वैसे आपको प्रति इकाई कीमत गिनानी पड़ रही है। ऐसा नॉर्मली कब होता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में लेकर के, क्या ऐसा पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में होता है या नहीं, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं।
तो अब क्या हो जाएगा, प्रति इकाई कीमत इतनी है तो कुल आय कितनी हो जाएगी भाई, एक वस्तु बेची 17 रुपए की बेची तो 17 रुपए आ गए, दो वस्तु बेची हर इकाई 16 रुपए की है तो 32 रुपए आ गए, तीन का है 15 का बेचा तो 45 रुपए आ गए। तो कुल आय तो आपको यहाँ पर दिख ही जा रहा है, दिख जा रहा है कि नहीं दिख जा रहा है। अब कुल आय में कितनी वस्तुएं बेची गई हैं उसी से आप भाग दे दो, यानी कि 17 में आप 1 से भाग दे दोगे तो 17 मिलेगा, ये आपकी औसत आय हो जाएगी। 32 में आप 2 से भाग दे दोगे तो आपको 16 मिल जाएगा, ये आपकी औसत आय हो जाएगी। 15 से जब गुणा किया तो 45 आया था, 45 में आप 3 से भाग दे दोगे तो 15 फिर से आ जाएगा, ये आपकी औसत आय हो जाएगी। अब जो लोग थोड़े समझदार हैं उनको कुछ दिख रहा होगा, जिसके बाद हम लोग ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं, यहाँ पे उनको ये दिख रहा होगा कि सर यहाँ पे तो जो प्रति इकाई कीमत है, यानी कि वास्तव में जो हमारा प्राइस है वो औसत आय के बराबर हो जा रहा है। और ये प्राइस कब आ रहा है, किसी अलग अलग इकाइयों पर आ रहा है, तो वास्तव में ये आपका डिमांड कर्व हो जाता है, ये मांग वक्र हो जाता है, इसकी बात की थी। और ये होता है आपका एवरेज रेवेन्यू। तो AR और D हमेशा ही बराबर हो जाते हैं, इसको हम लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने अलग अलग बाजारों को पढ़ा था। अच्छा, तो यहां से आपको औसत आय तुरंत समझ में आ जा रही है। अच्छा ठीक है, अब क्या हुआ, औसत आय आपकी निकलती चली आई, जितना आपकी कीमत है उतना ही आपकी औसत आय निकल करके आ रही है। लेकिन सीमांत आय, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, अगली इकाई के लिए आपने कितना मुनाफा कमाया, कितना पैसे कमाए, मुनाफे की बात नहीं, प्रॉफिट की बात नहीं, रेवेन्यू की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, माफ करिएगा, वो थोड़ा सा कभी कभी मुनाफे में और बिक्री में हम लोग कभी कभी एक साथ उसको इंटरचेंज करके बोल देते हैं। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी और अर्थशास्त्र के विद्यार्थी को वजह से हम लोग इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो आपने एक बेचा था तो कितना रुपए आपको मिल रहा था, 17 मिल रहा था। दो बेचा तो आपको कितना मिला, 32। तो दूसरा बेचने पर जो आपको एडिशनल पैसा मिला वो कितना मिला, 32 से 17 को घटा दिया 15। तो ये जो 15 है ये आपका हो जाएगा MR2। ये आपका 17 वाला था MR1, जब आपने पहली वस्तु बेची। जब दूसरी वस्तु बेची तो आपको कितना सीमांत आय मिली, वो 15 रुपए का हो गया। यहाँ पर तीसरा जब आपने बेचा तो 15 रुपए आ गया आपका। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 32 आपको मिल ही चुके थे, 3 मिला के 45 आ रहा है, तो 45 में से 32 घटाओगे तो 13 है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि यार वास्तव में हमारे केस में औसत आय भी तो घट रही है, 17 है, फिर 16 है, फिर 15 है, फिर 14 है, घटती जा रही है। लेकिन हमारी सीमांत आय तो बहुत तेजी से घट रही है, 17 है, फिर 15 हो गई, फिर सीधे 2 यहाँ पर घट गई 13 है, फिर 13 से 11 आ गई, फिर 9 आ गई, फिर 7 आ गई, फिर 5, फिर 3। तो यहाँ पर हमें एक और चीज समझ में आती है कि अगर कुछ ग्राफ बनेगा तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। जो ये है, ये क्या है, ये आपका औसत रेवेन्यू यानी कि संप्राप्ति का वक्र है, डिमांड कर्व इसको बोल सकते हैं। और उससे भी तेजी से घट रहा था आपको कौन सा, MR यानी कि सीमांत संप्राप्ति। और ये आपका कुल आय वक्र है, ये कुछ ऐसा चला जाता है। इसमें क्या होता है कि बढ़ तो रहा है लेकिन बढ़ने की दर लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, फिर एक लेवल पर रुक जाएगी, फिर घटना स्टार्ट हो जाएगी। वो घटना तब स्टार्ट हो जाएगी जब आपकी सीमांत संप्राप्ति नकारात्मक हो चुकी होगी। ये सारी बात भी हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में अपने लेक्चर वीडियोस में की हुई है, आपको वहां पर देखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जिन्होंने ऑलरेडी देखा हुआ है उन लोगों को ये सब लग रहा होगा कि खेल चल रहा है। अच्छा, क्या क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। औसत आय उत्पादन की निश्चित मात्रा की बिक्री की प्रति इकाई आय है, प्रति इकाई आय है, समझ है ना। कुल आय कितनी आई, वस्तुओं की जितनी मात्रा बेची गई बस उसी से भाग दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, औसत आय मिल जाएगा। आगे बात समझ में। अच्छा, सीमांत आय क्या है, अंतिम इकाई की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय, बस इतना सही महत्व है। फिर क्या, किसी वस्तु की अधिक अथवा एक कम इकाई बेचने से कुल आय में जो वृद्धि अथवा कमी होती है वह उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत आय कहलाती है। यहाँ पे है नहीं होना चाहिए, है होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं और है में गलतियां करते हैं, देखिए हमारी PDF में भी गलती निकल आई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो संबंध है वो हम लोग देख ही चुके थे ऑलरेडी। अब क्या हुआ, तालिका से क्या स्पष्ट है, वही जो स्पष्ट था कि जैसे जैसे वस्तु की अधिकाधिक इकाइयां बेची जाती हैं वैसे वैसे अतिरिक्त इकाइयों की कीमत कम करनी पड़ती है, क्योंकि तभी ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। ये हम कब मान रहे हैं, ये मान ले रहे हैं कि हमारे जो डिमांड वक्र कर्व है यानी कि मांग वक्र है वो कुछ इस टाइप का है। नॉर्मली ऐसा होता ही है ना। हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है, मांग का नियम, वो भी ये बताता है कि जैसे जैसे आप प्राइसेस को कम करते जाओगे वैसे वैसे डिमांड आपकी बढ़ती चली जाएगी, क्वांटिटी डिमांड रेट। ऐसी स्थिति में वस्तुओं की कीमत घट जाने से सीमांत आय और औसत आय घटती जाती है, लेकिन जो सीमांत आय है वो औसत आय की अपेक्षा ज्यादा तेजी से घटती है। ठीक, ये उसका स्पष्टीकरण भी हो जाता है रेखा से। अच्छा, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या है, अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल एवं दीर्घकाल में मूल्य निर्धारण किस प्रकार होता है, सचित्र समझाइए, इसकी विशेषताएं भी बताइए। बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ था। अल्पकाल और दीर्घकाल क्या होता है, यहाँ पर देखिए किसकी बात की जा रही है, मूल्य निर्धारण की बात की जा रही है। तो मूल्य निर्धारण में अल्पकाल में हम लोगों ने देखा था कि 2-3 चीजें हो सकती हैं। दीर्घकाल में तो होता क्या है, दीर्घकाल यहाँ पर आसान हो जाता है। बहुत बार इकोनॉमिक्स में हम लोग देखेंगे कि दीर्घकाल जो है वो ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि दीर्घकाल में हम लोग क्या मान लेते हैं
कि देयर विल बी नो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। दीर्घ काल में कोई भी अधिसामान्य लाभ नहीं हो सकता और ना ही नुकसान हो सकता है। तो जो एकदम नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं आपको वो होंगे, तो मूल्य निर्धारण का सीधा सीधा उत्तर मिल जाता है। सीधे सीधे दीर्घकाल में चलते हैं, पहले आपको दीर्घकाल में सीधे सीधे दिख जाएगा तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, ये देखिए अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो उतना अच्छा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको इसको क्लियर करके बना के दिखा देता हूँ। नॉर्मली ऐसा कुछ अपना ग्राफ है। हम लोगों ने देखा था कि औसत आय गिर रही होती है, लेकिन उससे भी तेजी से गिरती है हमारी सीमांत आय। अच्छा, और जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सीमांत लागत वक्र बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। ठीक, तो ये अगर हमारा सीमांत लागत वक्र यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व है और ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, तो हम लोगों ने पहली कंडीशन देखी थी कि एम आर इक्वल टू एम सी होना चाहिए। ये कौन सी कंडीशन होती है? लाभ अधिकतमीकरण की कंडीशन होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन होती है। इसको याद करके हम लोगों ने बताया था बहुत बार। अब ये जो लेवल है इसी को जब आप ऊपर लेकर के जाते हो तो आपको क्या मिलता है? यहाँ पर आपको एवरेज रेवेन्यू कर्व था, तो जो आपको औसत रेवेन्यू मिल रहा है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, क्या मिल गया? यहाँ पर ये आपको औसत रेवेन्यू का प्राइस हो गया और ये आपकी क्वांटिटी हो गई। तो ये जो आपको एरिया मिला, ये एरिया क्या मिला? टोटल रेवेन्यू, कुल संप्राप्ति। अच्छा, लेकिन इसी में हम लोग क्या करते हैं, साथ ही में आपका सीमांत लागत के साथ साथ औसत लागत वक्र भी देखते हैं। क्या देखा करते हैं? औसत लागत वक्र। अब औसत लागत वक्र मान लीजिए अगर कुछ ऐसा है, ठीक, यहाँ पर, तो यहाँ पर औसत लागत इतनी ही हुई, तो औसत लागत अगर इतनी हुई तो यहाँ से इसी लेवल पर ये जो आपने निकाल लिया ये क्या हो गया? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आपका हो गया टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू ज्यादा है, टोटल कॉस्ट कम है, तो उससे हो क्या जाएगा? ये जो आपको क्षेत्रफल मिला, ये इतना क्षेत्रफल जो है ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट का। ठीक, अच्छा, लेकिन ये सब तो कब किस पे डिपेंड कर रहा है? ये सब तो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि भाई आपका एवरेज कॉस्ट कर्व कहाँ से होकर के जा रहा है, जो हम लोगों ने यहाँ पर मान लिया। अगर यही एवरेज कॉस्ट कर्व और ऊपर की जगह नीचे हो जाता, यहाँ पर आपका नीचे से होकर के जा रहा होता, तो आपको नुकसान भी हो सकता था। ठीक, लेकिन लॉन्ग रन में हम क्या मानते हैं? लॉन्ग रन की जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, लॉन्ग रन में हम ये मानते हैं कि कोई भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा। तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा केस? जो आपका सीमांत लागत है, ये देखिए, ये आपका इस वाले केस में थोड़ा सा ब्लर है, इसको मैं आपको लिख करके बताता रहूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। रुक जाइए, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक, ऐसा करके कुछ जा रहा है, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, ये यहाँ पर बराबर हुआ, इसको आपने ऊपर एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, तो जहां पर एक्स्ट्रापोलेट किया उसी पॉइंट से आपको क्या मिल जाएगा? ये टोटल जो एरिया है आपको मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू। अच्छा, और साथ में ये वाला जो कर्व है ये आपका कौन सा कर्व हो गया है? औसत लागत है, एवरेज कॉस्ट कर्व। तो ये एवरेज कॉस्ट कर्व अगर हो गया, यहाँ पे टच कर रहा है, तो एवरेज कॉस्ट भी इतनी हो गई। तो इस वाले केस में क्या हो गई? जितनी लागत है औसत, उतनी ही औसत संप्राप्ति है। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। तो कोई भी लाभ होगा क्या? नहीं होगा। जब कोई भी लाभ नहीं होता उसी को हम लोग बोल देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो आप सोचोगे यार कोई लाभ नहीं हो रहा तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो कॉस्ट लेकर के चल रहे हैं, एवरेज कॉस्ट, ध्यान से समझना, वो फाइनेंशियल कॉस्ट है क्या? नहीं, वो इकोनॉमिक कॉस्ट है, आर्थिक लागत है। आर्थिक लागत में हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि अवसर लागत को भी इंक्लूड करके चलते हैं। क्या होता है? अवसर लागत भी इंक्लूडेड होती है। इसीलिए अवसर लागत इंक्लूड होने की वजह से नॉर्मल प्रॉफिट बोलने में समस्या नहीं है, क्योंकि आपने कहीं और पैसा इन्वेस्ट किया होता है और आपको जो पैसे मिलते वो यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये तो हमारा हो जाता है दीर्घकाल का। दीर्घकाल में सीधा सीधा एक ही केस बनता है कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा, या आप बोल सकते हैं कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा या नॉर्मल प्रॉफिट होगा। एक ही बात है। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स नहीं है वो लोग सोच रहे होंगे कि सर का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स सही से नहीं पढ़ी उनको भी यही लग रहा होगा, जिन्होंने ठीक से पढ़ी उनको समझ में आ रहा होगा। अब होता क्या है, जब हम लोग अल्पकाल की बात करते हैं तो तीन स्थितियां बन सकती हैं। ये सारी चीजें लिखी हुई आप लोग देख सकते हो। असामान्य लाभ या लाभ अर्जित करने की स्थिति, ये कब होता है? ये तब हो जाता है जब, समझिएगा, जब आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व काफी ऊपर रह जाता है एवरेज कॉस्ट कर्व की तुलना में जिस पॉइंट पर आप बेच रहे हो। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? रेवेन्यू यानी कि आपकी संप्राप्ति ज्यादा हो रही है, एवरेज कॉस्ट यानी कि आपकी उस पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट कम आ रही है, तो आपको क्या हो जाएगा? अधिसामान्य लाभ हो जाएगा। दूसरा वाला केस क्या हो जाएगा? जब शून्य लाभ हो रहा होगा या फिर सामान्य लाभ। यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है शून्य लाभ मतलब कोई लाभ नहीं, सामान्य लाभ मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये कब हो जाएगा? जब आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा, जो हमेशा ही दीर्घकाल में होगा, जिसको हम लोगों ने अभी भी देखा था। ठीक, और तीसरा होता है हानि की स्थिति। हानि की स्थिति में क्या हो जाता है कि एवरेज कॉस्ट ऊपर निकल गई, एवरेज रेवेन्यू कम आ गया। तो आप सोचोगे कि यार ऐसे में कोई भी कंपनी काम क्यों करेगी? काम बंद कर देगी ना, उसको तो नुकसान हो रहा है। तो याद करिए, शट डाउन पॉइंट के ऊपर वाला ये पॉइंट है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी लगी चुकी है, स्थिर लागत तो लगी चुकी है। अब स्थिर लागत लग चुकी है, स्थिर लागत होती ही लॉन्ग रन में नहीं है, सिर्फ शॉर्ट रन में होती है, अल्पकाल में होती है। तो स्थिर लागत की वजह से जो नुकसान आपको ज्यादा हो रहा है, आप नुकसान कम करने के लिए बिजनेस चलाते हो। नुकसान तो होगा, लेकिन नुकसान 50 रुपए का आपने सामान खरीद लिया, अब वो 50 रुपए तो डूब ही गए, तो उस 50 के लिए 40 रुपए का ही नुकसान हो जाए, तो आप ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। इसके जो 3 ग्राफ्स बनते हैं बुक में ज्यादा अच्छे से बने हुए हैं, यहाँ पर हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली उतना अच्छे ग्राफ यूज नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ। ये आपका मार्जिन रेवेन्यू है, ये आपकी मार्जिन कॉस्ट है, तो ये दोनों कहाँ पर बराबर हो रहे हैं? यहाँ पर बराबर हो रहे हैं, ठीक। अब अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए घर या गांव छोड़कर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। कक्षा 12 के लिए लगभग 200 कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर वीडियोस और साथ ही क्विक रिवीजन वीडियोस। साथ में आपको मिलेगा चैप्टर वाइज क्लास नोट्स, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर एवं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। ये पूरी सामग्री सर्वश्रेष्ठ सामग्री मात्र 2400 रुपए में। यूपीएससी परीक्षाओं, पीसीएस, पीजीटी, टीजीटी, एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के पास अर्थशास्त्र की नींव मजबूत करने का इससे बेहतर कोई अन्य विकल्प नहीं। जल्दी कीजिए, ऑफर लिमिटेड समय तक। देखिए यहाँ पे कट कर रहे हैं, इसी पॉइंट को हम लोग ऊपर तक खींचते चले आएंगे। तो जहां पे यहाँ पे कट किया, ये क्या कहां पे कट, किसको कट कर रहा है? एवरेज कॉस्ट यानी कि लागत को कट कर रहा है। और लागत के ऊपर यहाँ पर क्या है? आपका एवरेज रेवेन्यू यानी कि संप्राप्ति है। तो संप्राप्ति ऊपर है आपका और लागत नीचे है, तो ये जो एरिया आ गया यही आपका क्या हो जाता है? लाभ। क्या आ जाता है? लाभ, ठीक। ये हो गया। तो ये कब हुआ? जब यहाँ पर आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा पा रहे हो। अच्छा, दूसरा वाले केस देख लेते हैं। दूसरे वाले केस में क्या है? कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जो आपका एवरेज कॉस्ट पॉइंट है वही आपका एवरेज रेवेन्यू वाले पर भी पॉइंट मिल रहा है। देखिए दोनों पर यही पॉइंट मिल रहा है। जब आपने इसको ऊपर खींच दिया तो एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू बराबर हो गया, तो TRTC यानी कि कुल संप्राप्ति कुल लागत के बराबर हो जाएगी। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 0। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सामान्य लाभ की बात की जाती है। सारा कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इस वीडियो को रोक करके देख करके पढ़ भी सकते हो, लेकिन जो ग्राफ्स हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है उसको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। इस वाले केस में क्या हो रहा है? इस वाले केस में देखो, मार्जिनल रेवेन्यू है, सीमांत संप्राप्ति और सीमांत लागत को आप बराबर करते हो। पहली कंडीशन तो यही होती है। यहाँ पे कट कर रहा है। अब इसी को जो आपने ऊपर एक्स्ट्रापोलेट किया तो आपका एवरेज रेवेन्यू तो यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि ये लेवल आपको मिला, ठीक। पैसे आपको इतने मिल रहे हैं हर इकाई के लिए, कितने? इतने। और हर इकाई की जो औसत लागत आ रही है वो कितनी आ रही है? इतनी। क्यों? क्योंकि औसत लागत वक्र को यहाँ पे जाके काट रहा है। तो ये जो एरिया है, लागत है ज्यादा, संप्राप्ति है कम, तो ये क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ये क्यों चल रहा है? ये सिर्फ शॉर्ट रन में चलेगा, लॉन्ग रन में नहीं चलेगा। लॉन्ग रन में दुकान बंद करके ताला लगा करके आदमी आगे पहुंच जाएगा। शॉर्ट रन में इसलिए करेगा क्योंकि उसको अपनी स्थिर लागत को कम करने की कोशिश करनी है। तो इसी का कुछ अच्छा एक मैं पढ़ के बता देता हूँ। हानि की स्थिति क्या है? जब वस्तु की मांग इतनी अधिक कम हो, मांग इतनी ज्यादा कम हो गई कि फर्म को अपनी वस्तु को विवश होकर कम कीमत पर बेचना पड़ रहा है। इस स्थिति में फर्म की औसत आय औसत लागत से कम होती है। अब औसत आय कम हो गई, औसत लागत ज्यादा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? फर्म को हानि उठानी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसको बहुत डिटेल में मैंने 2 वीडियोस में समझाया है, आप लोग समझ रहे हैं। जिन लोगों ने देखा होगा उनको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रमुख करों का वर्णन कीजिए। कर चुके हैं एक तरह से रेवेन्यू रिसीट्स की हम लोगों ने बात की थी, जिसमें हम लोगों ने रेवेन्यू रिसीट्स राजस्व प्राप्तियों में कर प्राप्तियों की बात की थी। और कर प्राप्तियों में क्या क्या जाते हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि केंद्र सरकार की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? केंद्र सरकार की। सारी सरकारों की बात तो की नहीं आ रही है। अब हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट कर जो है ना, डायरेक्ट टैक्सेस होते चले आ रहे हैं। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रत्यक्ष कर है, लेकिन जीएसटी में क्या क्या होता है? सेंट्रल का हो जाता है, कहीं केंद्र का अलग, फिर राज्यों का अलग हो जाता है, ठीक है। फिर इन दोनों के लिए एक सिस्टम होता है, आईजीएसटी बोलते हैं, जिसमें एक तरह की प्रणाली है, उसको कर नहीं बोलेंगे, वो प्रणाली है जिससे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए आसानी से, किन किन राज्यों के बीच होना चाहिए। और यूनियन टेरिटरीज के लिए भी जीएसटी लग जाता है। अभी इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसी चीजों को बाहर रखा गया है, कस्टम्स ड्यूटी को भी कई चीजों में बाहर रखा गया है, तो जीएसटी बड़ा हो जाएगा कल को। बट अभी जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट है वो हमारा आयकर और निगम कर है, और ये दोनों ही प्रत्यक्ष कर है। और दोनों ही कौन लगाता है? सीधे सीधे केंद्र सरकार लगाती है। ध्यान रखिएगा, जो पैसा आ रहा होता है वो बाद में केंद्र सरकार बांट देती है राज्यों को, लेकिन लगाती भी केंद्र सरकार है, वसूलती भी केंद्र सरकार है, और बाद में बांट देती। बांट क्यों देती है? क्योंकि हमारा यहाँ पर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंस कमीशन। क्या बोलते हैं? फाइनेंस कमीशन। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संवैधानिक संस्था है। संविधान में एक आर्टिकल के अंतर्गत बनी हुई है,
संस्था है और इसी वजह से इसके द्वारा जो भी फॉर्मूला डिजाइन किया जाता है और उस हिसाब से बताया जाता है कि केंद्र सरकार अपने संसाधनों से कितना कितना हिस्सा राज्यों को बांटेगा, उसका निर्धारण होता है और उस हिसाब से केंद्र सरकार बांट देती है। लेकिन अभी तो क्या बात की जा रही है, लगाए जाने वाले प्रमुख करों का वर्णन किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो वो क्या क्या हो गया, आयकर और निगम कर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर संघीय उत्पादन शुल्क, यानी इसी को हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं एक्साइज ड्यूटी। क्या बोल देते हैं, एक्साइज ड्यूटी। इसका महत्व बहुत कम हो गया है, कब, क्योंकि जीएसटी आ गया है। लेकिन बहुत ज्यादा कम इसलिए भी नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, आपको मालूम है पेट्रोल कितने का बिक रहा है, कुछ 98-99 100 रुपए का हो गया। मान लीजिए 100 रुपए का है, 100 रुपए में लगभग ऐसे मान के चल लीजिए कि 52-53 रुपए की कुल मिलाकर के टैक्सेस, और जहां से आप पेट्रोल पंप वाले का हिस्सा होता है तो उसका लगभग 3-4 रुपए उसको मिलता है। मान लीजिए 4 रुपए पेट्रोल पंप का मालिक को मिल गया, 48 रुपए का टैक्स है। इसमें राज्य सरकार भी टैक्स लगाती है और केंद्र सरकार भी लगाती है, और इसमें केंद्र सरकार का जो हिस्सा होता है वो भी संघीय उत्पादन शुल्क के अंतर्गत ही आता है। तो अभी तो सरकार बहुत कमाई कर रही है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल की कीमत काफी कम है और हमारे सरकार ने बहुत पिछले 5-6 साल में टैक्सेस पर लगा करके अच्छे से पैसा कमाया है, विच इज नॉट ए बैड थिंग। मैं इस वाले केस में सपोर्ट में थोड़ा रहता हूँ कि इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लगाने से महंगाई बढ़ती है, लेकिन उसके कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से अगर सरकार दूसरी जगह पर ठीक से पैसे लगाए तो नुकसान की बात नहीं है, वहां पर हम लोग मतभेद हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। सीमा शुल्क आयात, ये कस्टम्स ड्यूटी है। बाहर से कोई चीज हमारे देश में आई तो उसके ऊपर लोग सीमा शुल्क लगाते हैं। इसको हमें लगातार कम करते रहना पड़ा है। पहले कस्टम एंड एक्साइज वालों को काफी पावरफुल माना जाता था, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा सीमा शुल्क हुआ करता था। हम लोग बाहर से खरीदते नहीं थे, भारत एक बंद अर्थव्यवस्था की तरह काम किया करती थी। लेकिन जैसे जैसे हमने अपने आप को ओपन किया है वैसे वैसे हमें टैरिफ को कम करना पड़ जाता है। टैरिफ समझना एक तरह का टैक्स रेट है जो हमने आयातित वस्तु पर लगाया होता है, उसको हमें कम करना पड़ जाता है। तो क्या होता है, निर्यात कर को ही सीमा शुल्क कहते हैं। निर्यात और आयात यहाँ पर दोनों ही एक तरह से समझ रहे हैं, मुख्य रूप से आयात पर ही होता है। ठीक, अब इस तरह की किताबों में लिखा रहता है, बताइए, है ना। जब ये शुल्क मूल्य के आधार पर लगाए जाते हैं तब इन्हें मूल्य अनुसार शुल्क यानी कि टैरिफ के समझ सकते हैं। और एक बार कुछ कुछ होता है एकदम फिक्स्ड भी रहता है, लमसम बोल देते हैं। शुल्क परिमाण या संख्या के अनुसार लगाए जाते हैं तब इन्हें परिमाणानुसार शुल्क कहते हैं। भारत में ये दोनों प्रकार के शुल्क लगाए जाते हैं। केंद्र सरकार को निर्यात शुल्क की अपेक्षा आयात शुल्क से अधिक प्राप्ति होती है। आयात हम ज्यादा करते भी और आयात पर ज्यादा टैक्स भी लगता है। निर्यात पे हम ऑलरेडी टैक्सेस को कम रखते हैं। क्यों करते हैं कम, मैंने बताया था, इसलिए रखते हैं निर्यात पे कम क्योंकि निर्यात से हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। क्या मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई थी कब, 1991 में, इसी की वजह से हो गई थी। ठीक, तो सरकार क्या सोचती है, निर्यात पर कम टैक्स लगा, भाई आयात पर टैक्स लगा लो। अच्छा, संपत्ति कर और उपहार कर ये भी हैं। अब इसमें देखो लिखा हुआ था भारत में 1957-58 में लागू किया गया था, 58-59 में लागू किया गया था। ये सब इररिलेवेंट चीजें हैं, ये कोई याद भी मत रखना, इतना फर्क पड़ता नहीं है। याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं होता है तो आप इसके पीछे मत पड़ना। और ये समझना किस चीज की कितनी वेटेज है। भाई ये दोनों वैसे ही इनसिग्निफिकेंट हो गए हैं। केंद्र सरकार ने इस कर से भी आय प्राप्त होती है, इस कर को समाप्त कर दिया गया है। इनको पेपर टैक्सेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेपर टैक्सेस। ये पेपर पर टैक्स है, आप परीक्षा में लिख के आ जाओगे, लेकिन इससे पैसा तो कुछ इतना आता नहीं है। इसको मैनेज करने में पैसा खर्च हो जाता है, इसलिए इन दोनों का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। अब लेकिन अगर ये प्रश्न आएगा तो ध्यान रखिएगा, CGST लिख करके जरूर आना, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्यों, क्योंकि केंद्र सरकार के लिए ये काफी बड़ा स्रोत होता चला जाएगा आने वाले भविष्य में। और जीएसटी इतना इंपॉर्टेंट टैक्स में एक रिफॉर्म हुआ था, तो उसको भी आपको लेकर के आना चाहिए। अच्छा, ये प्रश्न आ जाता है घूम फिर करके, एक तो अपना ऑब्जेक्टिव में भी आया था ये। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। सेकेंड चैप्टर पे आ गए हम लोग, कहाँ पे आ गए, 2वीं अध्याय पे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। एक आपको एकदम बिल्कुल आसानी से लिख कर बताता चला जाऊंगा, बाकी सारा टेक्स्ट तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप अपने आप समझिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ प्रोफेसर AC पीगो के अनुसार, इस तरह की चीज लिख कर के आओगे आपको एग्जाम में खुश हो जाता है। नहीं लिख के आओगे तो भी चलेगा, रटने बैठ जाओगे कि किसने क्या कहा था, वो बेवकूफी होगी, कभी मत करना। समझ रहे हो ना, इस तरह की चीजें, ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनसे ऊपर उठो थोड़ा। ठीक है, समझो विषय को, समझो विषय के प्रति अपने प्यार को, इंटरेस्ट को जगाओ। ये सारी चीजें बेवकूफी वाली होती है। बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स के टीचर्स होते हैं जिससे ऊपर नहीं उठ पाते, इस तरह की चीजें करते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सही लिख करके आओगे तो मार्क्स थोड़ी काट लेंगे, है ना। अच्छा, अभी क्या हुआ समझ लो, GDP अपने को मिल गई, सकल घरेलू उत्पाद, डी मतलब डोमेस्टिक मतलब घरेलू। इसमें आपने क्या किया, NFIA को जोड़ा, यानी कि विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, तो आपको मिल जाता है GNP। घरेलू से राष्ट्रीय बन गया। ठीक, घरेलू का मतलब क्या होता है, देश की सीमा के अंदर जो कुछ भी हुआ।
राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, देश के लोगों ने जो कुछ किया, ऐसे समझ लो। अब देश के लोग तो अमेरिका में भी रहते हैं और देश की सीमा के अंदर तो विदेशी भी रहते हैं, तो विदेशियों का घटाया और बाहर वालों का जोड़ा, जो देश के ही लोग हैं, तो बन जाता है जीएनपी। बोले तो राष्ट्रीय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक, घरेलू सब लोग सकल राष्ट्रीय पर पहुंच गया। अच्छा, अब सकल से हम लोग शुद्ध पर पहुंचे या निवल पर पहुंचे, तो कैसे पहुंचेंगे भाई? घिसावट होती रहती है रोड्स में वगैरह में, इन्वेस्टमेंट में, तो उसको हम लोग बोल देते हैं डेप्रिसिएशन। इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या होता है? कोई भी किसी भी तरह की पूंजी है, उस पूंजी में घिसावट होती रहती है समय के हिसाब से, वियर एंड टियर होता रहता है, मौसम खराब है, सड़क खराब होगी, रेल की पटरियां खराब होंगी, है ना, कोई नहर है उसमें सिल्टेशन होता जाएगा, पानी की जो गहराई है वो कम होती जाएगी, तो उसको भी आपको हटाना पड़ेगा जिससे कि उसमें जहाज चल पाए, नाव चल पाए। तो इस तरह की चीजें ट्रांसपोर्टेशन में हो गया। बिजली के तार पुराने होते चले जाते हैं, कोई भी चीजें, सारी चीजों में घिसावट हो रही होती है, उसी को बोल देते हैं डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस यानी कि सकल से डेप्रिसिएशन जब आप घटा देते हो तो आपको क्या मिल जाता है? निवल या शुद्ध। क्या मिल जाता है? शुद्ध। भाई आपने जोड़ी 50 रुपए की चीज, क्या जोड़ी? 50 रुपए की चीज, लेकिन 30 रुपए की तो घिसावट ही हो जाती है, तो शुद्ध जोड़ा कितना? 20 रुपए तो शुद्ध जोड़ा, क्योंकि 30 की तो घिसावट हो ही रही है। घिसावट किसी को मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है, ये खो जा रही है, कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही, लेकिन हमें उसको जोड़ना पड़ेगा ना। हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे हमें 50 रुपए ऐड कर दिए, क्योंकि 30 रुपए की घिसावट है, उसको हटा करके तो हमें शुद्ध जो परिवर्तन वो मिलेगा। तो शुद्ध कब मिलता है अपने को? जब हम लोग जीएनपी से डेप्रिसिएशन घटा देते हैं, तो हमें मिल जाता है एनएनपी। क्या मिल गया? एनएनपी। अब एनएनपी भी जो हमें मिला वो हम लोग मार्केट प्राइस की बात करते हैं, किसकी? बाजार कीमतों पर। तो एनएनपी जो हमारा मार्केट प्राइस पर है, उसमें से अगर हम लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। नेट का मतलब क्या होता है? नेट का मतलब होता है शुद्ध। क्यों? क्योंकि सरकार टैक्स लगाती भी है तो उपदान भी देती है, उपदान मतलब सब्सिडीज भी देती है, तो उसको जब घटा देते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिल जाता है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी कि फैक्टर कॉस्ट बोले तो क्या? साधन लागत। क्या होता है ये? साधन लागत। और साधन लागत पर ही जो एनएनपी आपका आता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं राष्ट्रीय आय। सेकंड चैप्टर में 5-6 वीडियोस में बहुत लंबी लंबी कहानी में बहुत ही प्यार से समझाया है। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज देख लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सारा ज्ञान यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसको भी आराम से पढ़ करके समझ सकते हो। ठीक है, अच्छा कोई डाउट हो तो उसमें कमेंट बॉक्स में लेकर के बता देना। वीडियोस ही देख लेना यार, वहीं पर सारी चीजें इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, अच्छा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या हुआ? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या हुआ? एन पी, यही तो थी। ठीक, अच्छा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाए तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। अच्छा, तो मूल्य ह्रास के बारे में कहीं कुछ लिखा होगा शायद। मूल्य ह्रास आपको बता देता हूँ क्या होता है। मूल्य ह्रास को समझना होगा। मूल्य ह्रास 1 वर्ष की अवधि में निवेश खर्च का वह हिस्सा है जो कि खराब उपकरणों को बदलने के लिए व्यय किया जाता है। सिर्फ उपकरण नहीं खराब होते हैं, जो चीजें पुरानी पड़ गई हैं उसके मेंटेनेंस में भी खर्च होता है, और ऐसा करना उत्पादन के स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था की क्षमता में वृद्धि नहीं करता है। यदि इसी मूल्य ह्रास को सकल घरेलू उत्पाद से हटा दिया जाए तो शुद्ध मिल जाता है। देखा, सकल से शुद्ध कब मिल रहा है? जब आपने मूल्य ह्रास को घटा दिया। आगे बात समझ में? अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पूर्ण रोजगार एवं अनैच्छिक बेरोजगारी की धारणा पर प्रकाश डालिए। प्रकाश डालना है, टॉर्च लेकर के आइए, प्रकाश डालते हैं इसके ऊपर। क्या क्या होता है पूर्ण रोजगार से? आशय क्या है अपना? पूर्ण रोजगार का मतलब ये होता है कि जितनी श्रम की मांग है उतनी ही श्रम की पूर्ति है। क्या बोला मैंने? कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना हो, श्रम की मांग और पूर्ति बराबर हो। श्रम की मांग और पूर्ति बराबर हो, ये जब आप लेकर के आओगे तो ज्यादा ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था के, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हो। ठीक, समष्टि अर्थशास्त्र के आधार पर पूर्ण रोजगार से आशय क्या हो जाता है? किसी दिए हुए वास्तविक मजदूरी स्तर पर श्रम की मांग श्रम की उपलब्ध पूर्ति के बराबर होती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म जो मैंने स्किप कर दिया था पहले, वो इंपॉर्टेंट है, उसको क्या लिखना होगा? किसी दिए हुए वास्तविक मजदूरी स्तर पर। ऐसा नहीं है आप कितना पैसा दे रहे हो उसके हिसाब से बात हो रही है। मान लीजिए आप इस वाले केस में जो भी आपने यहाँ पर देखो, ये आपकी अनैच्छिक बेरोजगारी की बात है। किसकी बात हो रही है? अनैच्छिक बेरोजगारी की। क्या हो रहा है ऐसा? यहां पर आपकी मजदूरी है, ठीक, अच्छा, और यहां पर आपका क्या हो रहा है? श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या की वजह इसको वास्तव में हम लोग श्रम आवर्स कहते हैं। आवर्स मतलब घंटा, ठीक है, कितने देर काम किया जा रहा है। श्रमिकों का हम जो
काउंट करते हैं एक्चुअली वो श्रमिकों की संख्या की जगह श्रम वर्क आवर्स को काउंट करते हैं। अच्छा, तो हो क्या रहा है, ये आपका डिमांड वक्र है, मांग वक्र ऐसा ही होता ही है, सप्लाई ऐसा ही होता है। ठीक, जैसे जैसे वेज बढ़ाओगे ज्यादा लोग काम करना चाहेंगे, है ना। हमेशा ऐसा काम नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों लगता है, बट इन जनरल छोटे कीमत स्तर पर, छोटी मजदूरी दर पर तो ऐसा ही होता है कि आपका सप्लाई कर्व ऊपर जाएगा, डिमांड कर्व आपका नीचे जाएगा। कब? जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहा है। देखो प्राइसेस बढ़ रहा है तो डिमांड कर्व क्या हो रहा है, इधर जा रहा है ना। इधर जाने का मतलब क्या हुआ, कम श्रमिकों की मांग है। भाई आपको 100 रुपए देना पड़ रहा है मजदूर को, तो आप 2 लेबर्स बुला रहे हो। आपको 200 रुपए देना पड़ रहा है तो आपने बोला नहीं हम एक भी लेबर को नहीं हायर कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप पैसे दे नहीं पा रहे हो। तो आपने श्रमिकों की लेबर यानी कि जो लेबरर्स की डिमांड थी वो कम कर दी। किसने कम की? फर्मों ने, जो फर्म्स हैं उन्होंने। तो क्या होता है, अब ये जो यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट तो आसानी से मिल जाता है, ये पूर्ण रोजगार बिंदु पर। क्यों? क्योंकि जितनी आपकी डिमांड है, डिमांड कितनी हो रही थी, इतनी, यहाँ तक सप्लाई भी कितनी हो रही, वो भी तो इतनी हो रही है। आप देखो यहाँ से यहाँ तक ही तो हो रही है, तो सप्लाई डिमांड बराबर हो गई, तो आपको क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। और इक्विलिब्रियम पर यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से क्या दिख रहा है, कोई भी बेरोजगारी नहीं है। अब इसी का उल्टा थोड़ा सा कुछ ऐसा सीन बन जाए, मान लो वेज लेवल आपका इतना है। अब इतना जब वेज लेवल है तो लोग सप्लाई करने के लिए इतना रेडी हैं, यहाँ तक तो लोग सप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक, क्या सप्लाई करना चाह रहे हैं, श्रम देना चाह रहे हैं, इतना ज्यादा श्रम देने के लिए लोग तैयार हैं। लेकिन इस स्तर पर फर्म सिर्फ इतने की मांग कर रही है। कितने की मांग कर रही है? सिर्फ इतने की। तो ये वाला जो हिस्सा आ गया, कौन सा वाला, ये वाला हिस्सा, ये क्या हो गया, इतने की मांग है, सप्लाई इतनी ज्यादा है, तो ये अधिपूर्ति हो गई। किसकी अधिपूर्ति हो गई? श्रमिकों की या श्रम आवर्स की, श्रमिक घंटों की। अब श्रमिक घंटों की जब अधिपूर्ति है तो क्या हो गया, यही तो बेरोजगारी है। ज्यादा लोग काम करने के लिए तैयार है, गांव की चौक पे, शहर की चौक पे जाके खड़े हो जाते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता, तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, अनैच्छिक बेरोजगारी। लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। ठीक, अच्छा यही होता है बस। अब यहाँ पर भी लिखा हुआ है लर्नर के अनुसार। अब ये सब जरूरी नहीं है आप उनका नाम याद रखो, समझ लो उन्होंने क्या बोला हुआ है। हाँ, ये जरूर थोड़ा इंपॉर्टेंट कि परंपरावादी और आधुनिक परिभाषा में क्या होता है। आधुनिक परिभाषा में हम लोग एक दो चीजों को मानते हैं, जिस वजह से कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, संरचनात्मक बेरोजगार। संरचनात्मक रूप से लोग हमेशा बेरोजगार रहेंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था अपनी संरचना को बदल रही होती है, और बदलती हुई संरचना की वजह से कुछ तरह के रोजगार लुप्त होते जाते हैं, और उस तरह के लुप्त हो जाने के रोजगार की वजह से जो लोग बेरोजगार होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, संरचनात्मक बेरोजगार, जो हमेशा ही होंगे। तो उनको हम लोग इस तरह से बेरोजगारी में काउंट नहीं करते क्योंकि वो तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आधुनिक परिभाषा के अनुसार पूर्ण रोजगार की वह स्थिति है, या पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो काम करना चाहता है वो कर रहा है, सिवाय उनके जो संघर्षात्मक अथवा संरचनात्मक बेरोजगार है। ठीक, अच्छा। और पुरानी जो परिभाषा थी उसमें क्या था, पूर्ण रोजगार व्यवस्था जिसमें वे सब लोग जो मजदूरी के वर्तमान दरों पर काम करने के योग्य तथा इच्छुक हैं, योग्य तथा इच्छुक है। जो इच्छुक नहीं है उसको बेरोजगार नहीं मानते हैं, मुझे काम ही नहीं करना तो मैं बेरोजगार नहीं हो सकता। ठीक, बिना किसी का नई काम प्राप्त कर सकते। ये पुरानी परिभाषा हुआ होती थी। अभी नई में ये अच्छी परिभाषा है क्योंकि संघर्षात्मक और संरचनात्मक बेरोजगार हमेशा ही आपके रहते ही है। ठीक है, अच्छा एक बात आई, मैं बेरोजगार तब तक नहीं होता जब तक मैं काम को ढूंढ नहीं रहा, मुझे करना ही नहीं है, तो फिर मैं रोजगार नहीं हूं, है ना। चाह घटी चिंता घटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह, ऐसा बोले आते हैं कि जिसको कुछ चाहिए नहीं है वो तो राजाओं से भी बड़ा है ना। खैर उसके चक्कर में मत पड़ना, ये कुछ कुछ चीजें ऐसी लिखी गई है जिसको सुन करके अपना अपना काम चला करके आगे बढ़ जाया करो। अच्छा, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या हुई? अनैच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोगों को रोजगार के अवसर के अभाव में बेरोजगार रहना पड़ता है, जो कि स्थिति मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी, ये वाली। ठीक, अच्छा, जब लोग मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने को तैयार हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता तो उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। और आप इसमें देख पा रहे हो ना, जैसे ही आपने इक्विलिब्रियम लेवल से ऊपर की बेरोजगारी दर सेट की थी, मजदूरी दर, तब अनैच्छिक बेरोजगारी आई। और बहुत सारी सरकारें आती हैं जो लोग क्या बात करती हैं, मिनिमम वेज की, कम से कम इतनी मजदूरी तो देनी ही चाहिए। तो उसका एक रिपरकशन होता है, उसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक, जो अर्थशास्त्र विद्यार्थी ने उनको लग रहा होगा थोड़ा अर्थ की बात लग रही होगी, लेकिन इसको भी हम लोगों ने काफी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। रिजर्व बैंक के कार्य, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काम क्या क्या है? बहुत सारे काम है। मौद्रिक प्राधिकारी है, मेन मॉनेटरी अथॉरिटी है, रुपए छापती है,
1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़ करके, तो आपका जो कुछ भी आता है वो पूरी पूरी करेंसी मेनली कौन, आरबीआई छापती है। सरकार की बैंक है, सरकार को समस्या होती है तो सरकार कहाँ पैसे ले सकती है, रिजर्व बैंक के पास। हालांकि हमारा एक एक्ट हुआ करता था FRBMA, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसके तहत सरकार सीधे तौर पर अपनी सिक्योरिटीज को आरबीआई को नहीं बेचती, मतलब आरबीआई से सीधे तौर पर लोन नहीं लेती है। लेकिन बैंक्स भी आरबीआई के पास जाकर के लोन ले सकती हैं। तो बैंक्स के लिए भी जो बैंक है वो आरबीआई है, सरकार के लिए भी जो बैंक है वो आरबीआई है। सरकार मौद्रिक प्राधिकारी है, देश में कितनी करेंसी होगी वो भी आरबीआई डिसाइड करती है। फिर जो वित्तीय प्रणाली है उसका विनियामक ये भी है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, है ना, और बैंक रेट, ये सारी चीजों का CRR कितना होगा, SLR कितना होगा, इन सारी चीजों को कौन नियामक है, कौन रेगुलेट करता है, तो आरबीआई करती है। ठीक, विदेशी मुद्रा प्रबंधक कौन करता है, फॉरेन एक्सचेंज कितना ज्यादा काम करती है भाई आरबीआई, है ना, दया आ जाती है कभी कभी ऐसे लोगों के ऊपर, FREIG, हाँ, तो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा काम करती है और बहुत रिस्पेक्ट भी है आरबीआई के लिए। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी मैनेज करते हैं, है ना, बाजार से फॉरेन एक्सचेंज को खरीदते और बेचते हैं। हमारा फॉरेन एक्सचेंज इतना रहे कि हमें अगले 8, 10, 15 महीने के लिए जो भी इंपोर्ट करने की चीजें हैं उसके लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन हो और हमारी करेंसी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना आ रहे हो फॉरेन एक्सचेंज रेट में, उसको भी देखते हैं। अब जैसे लिखा हुआ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का प्रबंध करता है, तो यह अधिनियम किस सन में पास हुआ, इन सबकी महत्व नहीं होता है। महत्व क्या होता है, विदेशी व्यापार होना चाहिए, यहाँ पर भुगतान को सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करना और उसे बनाए रखना, ये चीज महत्वपूर्ण है। तो ये लेकर क्या होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर मुद्रा जारी करता, तो मैंने आपको बता ही दिया था। विकासात्मक भूमिका, राष्ट्रीय उद्देश्यों की सहायता के लिए व्यापक स्तर पर प्रोत्साहनात्मक कार्य करना, वही है कि देश की जो ओवरऑल लार्जर ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स है उनमें सपोर्ट करना। हालांकि अपने अपने अलग अलग तरह पर इसका जो अपने इमीडिएट गोल्स होते बदलते रहते हैं। भी पिछले कई समय से ऐसा भी है कि महंगाई को कंट्रोल करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल रहा है, जिसमें ऐसा था कि 2% से 6% के बीच में महंगाई दर रखनी चाहिए, ना इसके कम ना इससे ज्यादा, ये इसकी कोशिश रही है। ग्रोथ को थोड़ा पीछे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव बना लिया, ठीक, ऐसा हो जाता है। संबंधित कार्य क्या है, सरकार का बैंकर है, बैंकों के लिए बैंकर है, केंद्र राज्य सरकारों के लिए व्यापारी बैंक की भूमिका अदा करता है, उनके बैंकर का कार्य भी करता है, सभी अनुसूचित बैंकों के खातों में के बैंक के खाते रखता है। सारी जो बैंक्स होती है आपको पता होगा ना, CRR SLR की हम लोग बात की थी। जो भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, अनुसूचित बैंक का मतलब क्या हुआ, शेड्यूल्ड, जो जिनका शेड्यूल किया हुआ है, जो एक तरह से लिखित हैं, उनको कहाँ पर करते हैं, वो अपना रिजर्व बना करके रखती हैं आरबीआई में। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया। इसके साथ ही हमारा हो जाता है क्या, अपनी क्लास आ जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को काफी ज्यादा उम्मीद है कि इनमें से कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली फंसेगा ही, सारे बोर्ड्स में फंसेगा, काफी कुछ फंस सकता है। सीमा का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्जिन कॉस्ट और प्रोडक्शन की बात है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको इस सारी चीजों से काफी फायदा मिलेगा। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। हम लोग आप लोगों के लिए काफी मेहनत करते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को मदद मिलेगी, आप भी हम मदद करेंगे। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत और गर्दा उड़ा देंगे।